फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्लास 10th ICSE। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं ओटिस एंड आई विल बी योर स्टडी गाइड एट क्लैरिफाई नॉलेज। एंड अगर आपको मेरे और क्लैरिफाई नॉलेज की तरफ से कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप clarifyknowledge.in इंस्टाग्राम पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे तरीके की ICSE मीम्स मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे हमारे सारे लिंक्स मिल जाएंगे एंड आप वहीं से सब कुछ हमारा डायरेक्शन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप के बारे में बता दूं। हमारा जो ऐप बना हुआ है ये हमने काफ़ी मेहनत करके बनाया है एंड इसमें हमने आपके लिए प्रीमियम कंटेंट डाला है विदाउट एनी एड्स। तो सबसे पहली बात तो आपका पॉइंट नंबर 1, ये जो पूरा ऐप रहेगा ये आपका एड फ्री एक्सपीरियंस रहेगा। नंबर 2, ये जो रहेगा ये आपका बेस्ट कंटेंट हमें मिलेगा आपकी फिंगर टिप्स पर। ICSE में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स तो नहीं है, काफ़ी कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड उनमें से हमने अपनी तरफ से एक ऐसी चीज़ लॉन्च करी है, एक ऐसा ऐप लॉन्च करा है जिसमें आपको ICSE की तरफ से सब कुछ मिल जाएगा। आपको इधर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, क्विजेज मिल जाएंगे, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए होगा। ईदर इज इट नोट्स, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हम आपको अश्योर करते हैं आपको सब कुछ हमारे ऐप के अंदर ही अंदर मिल रहा होगा। आपकी जितनी भी फेवरेट ई बुक्स है वो आपको हमारे ई बुक के सेक्शन में दिख रही होंगी हमारे ऐप के अंदर, वहीं से आपको सब कुछ देख सकते हैं। हम अभी कुछ फीचर्स है जो हमारे ऐप में पूरा अच्छे तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं, बट आप प्लीज़ हमारे साथ स्टे करिएगा। आपको वन एंड एवरीथिंग प्रीमियम क्वालिटी में हम लोग डिलीवर करेंगे एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में यूज हुई हुई स्लाइड्स चाहिए और उसी से रिलेटेड क्विजेस चाहिए तो उसके लिए भी आप क्लैरिफाई नॉलेज के आपको अभी रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे एग्जैक्ट यही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। तो अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, अब इसमें ऐसा क्या खास था? ठीक है, तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, पहले मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये पहला रिवोल्ट था इंडिया का जो कि लाइक इतने बड़े लेवल पर हुआ था। इससे पहले भी रिवोल्ट्स हुए थे कई सारे इंडिया में, बट जो 1857 का रिवोल्ट था दैट वाज वन ऑफ द वाइड स्प्रेड जिसका हुआ था, ऐसा वाला रिवोल्ट था वो जिसमें वन ऑफ द सबसे ज़्यादा लोगों ने उस रिवोल्ट को ज्वाइन करा था इंडिया में। जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स थे वहाँ से लेकर जो बड़े ऑफिशियल लोग थे उससे लेकर जो फार्मर्स थे सब ने ज्वाइन करा था। तो अब इसके कई कॉजेस थे, क्योंकि रिवोल्ट्स जब होता है, रिवोल्ट्स ऐसे तो होते नहीं है कि एक बंदे के दिमाग में आ गया चलो आज रिवोल्ट करता हूँ तो रिवोल्ट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। नहीं, बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है रिवोल्ट। तो इसके जो रीजंस थे उसमें से सबसे बड़े तो रीजंस होते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस हम किन चीज़ों को कहते हैं? जो ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि उस जगह के पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से होता है, ईदर दैट बी द गवर्नमेंट या फिर वो जो रूलर्स वहाँ पे आ रहे हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमारा 1857 में हुआ था। ठीक है, अब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो थी ये थी हमारी ब्रिटिशर्स की ओर से। अब इसमें क्या था, तो जो बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉन्कर करना शुरू कर दिया था उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को रैपिडली। तो अब इसको ये करने के लिए, अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ना बहुत सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी। उनमें से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, ये जो किंगडम होते थे ना जिनके पास लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या होता था कि अगर कोई किंगडम है और उसमें कोई हायर नहीं है, कोई मेल हायर नहीं है, कोई भी ऐसा मेल सन नहीं है उनका जो कि उस पूरे राज्य को अपने अंडर ले सके, तो वो जितना भी पूरा एरिया होता था उस राज्य का वो पूरा जाता था ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर। ठीक है, ये लाइक उनका एक एग्रीमेंट होता था कि अगर आप इस एग्रीमेंट को साइन करोगे तो वी विल प्रोटेक्ट यू। ब्रिटिशर्स ने ये सीधा सीधा कह दिया था वी विल प्रोटेक्ट यू, अगर आपके नेबर्स आपसे कुछ लड़ने आएंगे वी विल प्रोटेक्ट यू इन दैट केस, बट आपको हमारी ये ट्रीटी साइन करनी होगी कि अगर आपका कोई भी मेल हायर नहीं होता है, फीमेल होगी तो वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ मेल होना चाहिए एंड आपका खुद का होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है या फिर वो मर जाता है किसी रीज़न से, ठीक है, तो जो पूरा किंगडम होता है दैट विल बी पास्ड ओवर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, दिस इज क्लियर। बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेनी स्टेट्स, अब देखो इसमें झांसी, सतारा, नागपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स जो थे ना एनेक्स कर दिए गए थे कंपनी की तरफ। इधर कंपनी से किसका मतलब है? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, द रूलर्स ऑफ द किंगडम सच लाइक रानी लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ की थी? झांसी की रूलर थी। ओके, दस रोज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या करा? रिवोल्ट शुरू कर दिया उस कंपनी के अगेंस्ट। ये भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ही पार्ट है। ओके, अब जो इनकी पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन थी इसमें और भी पॉलिसीज आती हैं कई सारी, जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ अवध।
अब इन्होंने जो अवध को एनेक्स करा था, लॉर्ड डालहौजी जो थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो अवध है, अवध इज मिसमैनेज्ड, एंड उधर के जो राजा हैं या फिर उधर के जो भी लाइक उसको मैनेज कर रहे हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग अवध। तो ये कहकर उन्होंने क्या करा, उस पूरे एरिया को एनेक्स कर लिया, एनेक्स अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज मिसमैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो थी, दिस वॉज एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। अब एज द ब्रिटिश सीम टू हैव ब्रोकन द प्रोमिस, अब ब्रिटिश ने अपने प्रोमिस जो तोड़ दिए थे, अब इसी वजह से जो लाइक जो इंडियन रूलर्स एंड पीपल थे, लाइक उन लोगों को बहुत एंग्विश हो गया और उन लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा। एंग्विश का मतलब क्या होता है, बहुत सडन गुस्सा आया, ऐसा वाला गुस्सा आया लाइक उनको रिवेंज चाहिए, रिवेंज वाला गुस्सा आया अमंग इंडियन रूलर्स एंड पीपल। तो अब पॉलिटिकल कॉजेज में हमारे ये थे। अब और पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ते हम थोड़े से। डिसरिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स द बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर क्या कौन थे, ही वॉज अ मुगल रूलर, ठीक है, एंड ही वॉज अ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश से वो पेंशन लेते थे। अब जो लॉर्ड डालहौजी थे, उन्होंने फिर से क्या करा, ही अनाउंस दैट हिज फैमिली विल नॉट बी एबल टू रिजाइड इन द रेड फोर्ट। अब जो रेड फोर्ट था, अब अभी तक क्या होता था कि जितने भी मुगल रूलर्स थे, दे वुड रिजाइड इन द रेड फोर्ट, वो उनका खुद का पैलेस होता था। बट अब ये जो लॉर्ड डालहौजी थे, इन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकते, वो आपके अंडर नहीं है, रेड फोर्ट इज़ नॉट फॉर यू। वहाँ से उनको निकाल दिया गया, रेड फोर्ट से निकलो भाई, अब बहुत हो गया, निकलो रेड फोर्ट से। तो अब पहले तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। दूसरा क्या करा, जो मुगल किंग थे, उनके कॉइन्स जो थे, जो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी कॉइन्स होते थे उन पर उनके रूलर की स्टैंप लगती थी, वो सारे बैनिश कर दिया गया, वो हटा दिया गया पूरी तरीके से, मिंटेड, दे वर मिंटेड बाय द कंपनी। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, अभी मिस्टर कैनिंग के काम थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को एज द लास्ट मुगल एम्परर घोषित कर दिया। मुगल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर किसको माना जाता है, बहादुर शाह जफर। अब इतनी सारी जो डिसरेस्पेक्ट हुई, एक तो उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया गया, उनके नाम के जो कॉइन्स थे उनको पूरी तरीके से बैनिश कर दिया गया, और इसी के साथ उनको जो वो था मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कह दिया गया। और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनको कह दिया गया कि उनको अब किंग्स रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा, उनको प्रिंसेस बोला जाएगा, लाइक थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट छोड़ने के लिए प्रिंसेस कह दिया गया, आम आदमी में नहीं इंक्लूड करा। तो पर लाइक उनको किंग्स के स्टेटस से हटा दिया। ये इतनी सारी चीज़ों की वजह से जो लाइक वहाँ का कॉमन पीपल थे, उनकी जो लाइक प्रजा थी, दे वर वेरी अनवॉइड कि लाइक आप ऐसा कैसा कर सकते हो हमारे राजा के साथ, आप तो इस देश के भी नहीं हो। अब इसी के साथ हम सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, बाजीराव टू के ये जो थे अडॉप्टेड सन थे, एंड ही वॉज द लास्ट पेशवा, वॉज रिफ्यूज पेंशन। अब इनको जो पेंशन मिलनी थी ब्रिटिश की तरफ से, उनको बिल्कुल मना कर दिया कि आपको पेंशन नहीं दे सकते हम, आप कुछ भी कर लो। तो दिस क्रिएटेड, अब इससे क्या हुआ, मराठा कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेटेड आ गई, किसकी तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ, क्योंकि नाना साहेब जो थे, ही वॉज मराठा। तो मराठा कम्युनिटी जो थी पूरी, दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट। ओके, रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो became a fierce enemy of the British kingdom after her झांसी was annexed। अब जो झांसी थी उसको भी एनेक्स कर लिया, किसके अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि आपका कोई रियल मेल हायर नहीं है, तो उस वजह से ये जितना भी पूरा आपका किंगडम है, दिस वुड बी अंडर अस। तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई भी उनके अगेंस्ट हो गई थी पूरी। अब आते हैं हमारे सोशियो रिलीजियस कॉजेज। अब इसमें क्या क्या आता है, इंटरफेरेंस विद ब्रिटिश विद द सोशल कस्टम्स। अब इंडिया जो है, अब सभी लोग जानते हैं, वो एक एथनिकली बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स कंट्री है, उधर बहुत सारे टाइप के सोशल कस्टम्स माने जाते हैं। अब जो इंग्लिश लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए इनको रिफॉर्म करने के लिए। अब इनमें से ना मेजर चीज़ें बहुत अच्छी थी, लाइक जो सोशल इवल्स जिनको कहा जाता था, जैसे कि एक सती प्रथा होती थी। अब उसमें क्या होता था कि लाइक अगर एक कपल है एंड उस कपल में से वो मेल यूज टू डाई, ठीक है, जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो द विडो इज़ नॉट अलाउड टू रीमैरिज, उसको रीमैरिज तो करनी अलाउड होती ही नहीं है, प्लस उसको क्या करना होता है, जो उनकी चिता होती है उसके पति की, उसके ऊपर कूद कर लाइक खुद भी मर जाना होता है। दैट वॉज देयर कस्टम। तो अब इनको ब्रिटिशर्स ने वो करने की कोशिश करी थी, रिफॉर्म करने की। दे बैंड दिस सती प्रथा एंड इन विच ईयर, 1829, याद रखिएगा 1829। एंड द विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब जो विडोज थी उनको रीमैरिज करने की परमिशन कब मिली, 1857 1856 पे। तो दीज इंडियन द इंडियंस वर डिसअप्रूविंग दिस, ठीक है।
अब इंडियंस को लग रहा था कि हम हैं, हम कर रहे हैं, हमारा इतने सालों से हो रहा है एंड लोग फॉलो कर रहे हैं, तो लाइक आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बीच में आके ना इतना ज़्यादा अपनी टांग अड़ा रहे हो। बट खैर बात सही थी, ब्रिटिशर्स वर राइट इन दिस वन। ये वाला तो लाइक एवरी वन सपोर्ट्स दिस, बट उस टाइम पर एक ये भी कॉज था बिकॉज इसने हेट्रेड जगाई थी नॉर्मल इंडियंस के। अब नेक्स्ट था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द ब्रिटिश रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस अ लॉट। ठीक है, उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें करी थी, जैसे कि उन्होंने कई जगह पर ऐसी रोड्स बनाई थी कि लाइक वन रोड वाज हायर एंड उस रोड में सिर्फ ब्रिटिशर्स को जाया जाता था एंड वन वाज इंफीरियर रोड। तो लाइक इंफीरियर चीज़ें हमेशा इंडियंस के लिए कराई जाती थी, इंडियंस को एज डॉग्स रेफर करा जाता था एंड रेशियली बहुत हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन था इंडिया में। ये आप सब लोग वैसे ही जानते ही होंगे। इंडियंस वर इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड। और इसी के साथ क्या होता था, कई ऐसी जगह होती थी जहाँ पर साफ साफ बैनर्स लगे होते थे कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी इंडियंस के साथ। तो इसी वजह से इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा इस बात पर। लॉज ऑफ प्रॉपर्टी। अब लॉज ऑफ प्रॉपर्टी क्या थे, 1850 में एक ऐसा न्यू लॉ पास आउट हुआ जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन है, उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं करा है, तो ही कैन नॉट लाइक अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो अगर आप हो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो अदर दैन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, एंड आपके जो फादर हैं उनकी मान लो उनकी एक प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको हायर करना चाहते हो, आप उसको वो इनहेरिट करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। अगर आपको उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है लीगली, तो यू हैव टू गो टू द चर्च एंड यू हैव टू बिकम अ क्रिश्चियन। जब आप क्रिश्चियन बनकर आओगे तब वो प्रॉपर्टी लीगली आपको मिली जाएगी। ऐसा वाला पूरा सिस्टम कर दिया था उन्होंने। और द अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग दैट द सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर जो थे हमारे द लास्ट मुगल एम्परर, उनको किंग्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज किंग्स, दे वुड बी रिगार्डेड एज प्रिंसेस। तो इससे जो था इंडियंस के दिल में बहुत ज़्यादा एंगर आया था और बहुत ज़्यादा एंग्विश आई थी, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो ये एक और रीज़न था। अब नेक्स्ट क्या था, एक्टिविटीज़ एंड द मिशनरीज। अब द एक्टिविटीज़ एंड मिशनरीज इंक्रीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अब इंडियंस जो थे वो बिलीव करते थे कि जो गवर्नमेंट है वो मिशनरी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड वांटेड टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। तो इंडियंस मानते थे, एंड ये बात सही भी थी, कि जो ब्रिटिशर्स थे दे वांटेड द इंडियंस टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। उन लोगों को अपने रिलीजन में बस ठूसना था कैसे भी इंडियंस को। तो ऐसा कई जगह बहुत अच्छी तरीके से हुआ भी, जैसे कि गोवा में दे वर एबल टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू क्रिश्चियंस। वहाँ की जो चर्चेज हैं दे वर मोस्टली टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियंस। तो लाइक ऐसी काफ़ी चीज़ें इंडिया में बहुत हाई लेवल पर होती थी। तो लाइक इफ़ यू आर नॉट अ क्रिश्चियन देन तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लो हो जाती थी। बहुत ज़्यादा गंदी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन द रिलीजन। अब टैक्सिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अब दिस वन वॉज अ रियल बैड थिंग। अब क्या होता था कि जो रिलीजियस वो होते थे इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस प्लेसेस होती थी, उन पे हाई लेवल ऑफ टैक्सेस लगा दिए जाते थे। जैसे कि टेम्पल्स होते थे, मॉस्क्स होते थे, मदरसे होते थे, उन पे क्या करते थे, दे वुड यूज टू टैक्स दैट लैंड अकॉर्डिंगली। एक हाई लेवल ऑफ टैक्स फिक्स कर देते थे उस जगह के लिए। एंड लाइक इतना ज़्यादा हो जाता था कि कई बार कि दे लाइक जो जिन लोगों के वो अंडर आता था दे कुडंट इवन पे दैट टैक्स एनी मोर। तो जो फैमिलीज डिपेंडेंट होती थी उन लैंड पर, उनका क्या होने लगा, लाइक दे बिगेन टू डिटोरिएट, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और ब्रिटिश जो होते थे, ब्रिटिश तो बस यही चाहते थे कि इनका जो भी पूरा रिलीजन एंड सब कुछ तामझाम है वो पूरी तरीके से हट जाए एंड दे ऑल कम टू क्रिश्चियन चर्चेस। एंड क्रिश्चियन चर्चेज जो थी उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। क्रिश्चियन चर्चेज वर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दिस टैक्स। जो टैक्स होते थे ये लगते थे सिर्फ नॉन क्रिश्चियन जगहों पर। ओके, तो लाइक काफ़ी हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन था। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिलिट्री कॉजेस पर। अब मिलिट्री की तरफ से क्या कॉजेस थे। अब इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। अब इंडियन सोल्जर्स को इल ट्रीट कैसे किया जाता था। सबसे पहली बात तो ये थी कि उनको जो पे दी जाती थी और फैसिलिटीज़ दी जाती थी उन जगहों पर, ठीक है, दे वर डिनाइड द बेटर पे एंड फैसिलिटीज़। बहुत ज़्यादा कम दी जाती थी किसी भी वाइट सोल्जर के कंपेयर। ठीक है, एंड इंडियंस को एक पोस्ट होती है सूबेदार की, दैट इज़ अ लो पोस्ट, बट सूबेदार की पोस्ट से ऊपर किसी भी इंडियन को आर्मी में नहीं रखा जाता था। सूबेदार से ऊपर हमेशा जितने भी होते थे ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे। ठीक है,
एंड जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे दे हैड एब्सोल्यूट नो रिगार्ड फॉर द इंडियन सेंटिमेंट्स। इंडियंस को क्या सही लगता है, इंडियंस को क्या गलत लगता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको बस अपने तरीके से काम करना होता था, ठीक है। एंड इंडियंस को उनकी रेस के बेस पे बहुत गंदा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लाइक अपने ही जो फेलो क्रूमेट्स होते थे उनकी तरफ से उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिलता था। मान लो वी हैव टू सोल्जर्स, मान लो वी हैव सोल्जर वन एंड वी हैव सोल्जर टू, ठीक है। तो सोल्जर वन इज़ इंडियन एंड सोल्जर टू इज़ अ ब्रिटिश सोल्जर। तो लाइक ये दोनों सेम पोस्ट पर है, मान लो दे बोथ आर सूबेदार, ठीक है, दे बोथ आर एट द पोस्ट ऑफ सूबेदार। पर अगर इन दोनों की लाइक पोस्ट का लेवल सेम है, सोल्जर वन एंड सोल्जर टू का, ही बीइंग एन इंडियन एंड ही बीइंग अ ब्रिटिशर, स्टिल जो ये ब्रिटिशर वाला बंदा है ही विल गेट मोर फैसिलिटीज एंड हायर पे कंपेयर टू दिस सोल्जर वन। तो लाइक ऐसा वाला बहुत गंदा इनका सिस्टम चलता था। इसीलिए लाइक जो इंडियंस होते थे दे डिडंट वांट टू जॉइन द आर्मी, पर इनको लाइक कराई जाती थी। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आता है हमारा नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता था, कंपनी ने एक न्यू लॉ पास करा था 1856 में, जिसमें क्या होता था, विच अ सिपॉय हैज़ टू ट्रैवल ओवरसीज़। अब ओवरसीज़ क्या होता है, जैसे कि इंडिया से उसको किसी और कंट्री भेज दिया गया सी के पार, ठीक है, तो ओवरसीज़ भेजा जाता था जब भी रिक्वायरमेंट होती थी एंड उसको जाना पड़ता था। उसके लिए वो कोई चॉइस नहीं होती थी, उसके लिए वो जाना पड़ता था। इट वॉज बिलीव दैट द हिंदूज could lose their caste status and religion if they crossed the seas. अब हिंदूज का क्या सिस्टम था, दे वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सीज, ठीक है, उनको अपने लैंड के अंदर ही रहने को कहा जाता था। एंड इफ दे डिड तो उनका जो कास्ट होता था दे वुड लूज देयर कास्ट स्टेटस। तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ द हिंदूज दे डिड नॉट वांटेड टू लीव दैट एरिया, बट स्टिल उनको फोर्स करा जाता था बाहर लीव करने को, ठीक है। एंड जो सिपॉयज थे, इंडियन सिपॉयज, they thought that the company was trying to defame their religion, because जो उनका रिलीजन चाह रहा था, कह रहा था, उसको वो एब्सोल्युटली मना कर दे रहे थे एंड उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्या आता है, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। अब जो लाइक ब्रिटिश आर्मी थी, हमने आप पहले भी पढ़ा कि लाइक उनको सूबेदार से ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी, पर होता क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ज़्यादा होते थे, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर ग्रेटर दैन द ब्रिटिश सोल्जर्स। अब वाई, क्योंकि जो जब इन आर्मीज़ को भेजा जाता था किसी भी जगह पर लड़ाई करने के लिए, तो द मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज़ वर इंडियन, ठीक है। मतलब बलि का बकरा बनाया जाता था बेसिकली इंडियंस को यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिशर्स को वो लोग बचा के रखते थे कि वो लोग अपने लोग हैं तो अपने लोगों को बचा के रख लिया, एंड इंडियंस को तो देवर लाइक मारो, भेज दो, बस मार दो। अब इसी में एक और चीज़ क्या थी कि consisted of more Indian soldiers, it was easier for the Indian soldiers to take up arms against the British. मंगल पांडे को इसी वजह से हैंग करा गया था, was hanged because he refused to use the greased cartridges. greased cartridges अभी हम आगे पढ़ेंगे immediate causes में, उसी वजह से मंगल पांडे को भी हैंग किया गया था। deprivation of allowances. The Post Office Act in 1854 withdrew the privilege of free postage enjoyed by the sepoys. अब सिपॉइज का क्या होता था, जो सेना में होते थे लोग, उनको एक प्रिविलेज होती थी कि वो अपने घर को अगर कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री। बट अब क्या होता है कि फ्री प्रिविलेज जो इनकी थी पोस्टेज की, उसको पूरी तरीके से वापस विड्रॉ कर लिया गया था इन द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। The sepoys were also required to serve in the areas located away from their homes without extra payment or additional भट्टा। भट्टा क्या होता था, फॉरेन सर्विस अलाउंस। भट्टा वॉज लाइक एक रिजर्व बना दिया था उन लोगों ने पैसे का, जो जिससे वो लोग पे करते थे लोगों को जो कि फॉरेन सर्विसेज देते थे। पर अब उस भट्टे से कोई भी एडिशनल पेमेंट उनको नहीं मिल रही थी, एंड लाइक उनको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही थी दूर जाने के लिए, ठीक है। दिस एंडेज द इंडियन सोल्जर्स, ऑफ कोर्स ऐसा हो गई। अब लो सैलरीज वॉज अनदर पॉइंट। द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वॉज टू लो, ये बात तो हम सब मानते हैं, टू सपोर्ट द फैमिलीज, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाई थी। ब्रिटिश सोल्जर्स रिसीव हायर सैलरीज, मैंने आपको बताया ना सोल्जर वन एंड सोल्जर टू का सिस्टम, बस यही चीज़ है इस पॉइंट में। अब मैं आपको एक बार आगे प्रोसीड करने से पहले क्लैरिफाई नॉलेज की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। अब हमारी जो HCG की टेस्ट सीरीज़ है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी की जो पॉकेट टेस्ट सीरीज़ है, दे बोथ कॉस्ट ₹99 ईच, एंड इन दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे 300+ ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो कि हमारी पूरी टीम ने खुद बैठ कर रातों रात बनाए हैं। दे हैव वर्क टायरलेसली इन क्रिएटिंग दीज प्रेजेंटेशंस। लाइक
उन लोगों ने खुद ये क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, खुद बहुत अच्छी तरीके से छाट छाट कर ये क्वेश्चंस बनाए हैं. दे कवर एवरी क्रिस्प टारगेटेड क्वेश्चन, every specific point you need to know for your exams, for your board exam preparations. एंड लाइक आप अगर ये टेस्ट सीरीज एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई और चीज़ लाइक वो अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीज आर सो फुल फ्लेज्ड इन देमसेल्व्स, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो हमारी जो हिस्ट्री सिविक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज है दैट इज़ अवेलेबल फॉर ₹99, एंड जो आपकी जोग्राफी टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ अवेलेबल फॉर 99 ओनली अगेन. ठीक है, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से परचेज कर सकते हैं. पर अगर आप चाहें कि आप पूरा अपना ICSE का क्लास 10 लेना चाहें तो यू कैन डू दैट इन जस्ट ₹749, जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं. आपको फिर से क्रिस्प और टारगेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे थारो नॉलेज के लिए. एंड इस वाले में आपके 2400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो भी ऑथेंटिक. ठीक है, कहीं से भी हमने कॉपी नहीं करे हैं, कहीं से भी हमने इधर उधर से टेपा टापी नहीं करी है. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू क्रिएट आवर ओन क्वेश्चन. हमने अपनी पूरी टीम को बैठाया था इस काम पे फॉर लाइक अ मंथ, एंड दे हैव वर्क टायरलेसली इन क्रिएटिंग दीज. ठीक है, एंड मैं आपको फिर से बता दूँ दिस इज़ ओनली अ वन टाइम ऑफर. आपको ये ₹749 में सिर्फ अभी के टाइम पे मिलेगी, बिकॉज इसका ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹1000. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे सेव करना चाहें तो आप इसको जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए, एंड यू कैन यूज़ द कोड टेस्ट सीरीज 10 और प्रणय 10 फॉर 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन एनी टेस्ट सीरीज. ओके, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इमीडिएट कॉज क्या थे, अब मैं आपको ये बताता हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल. ठीक है, अभी एनफील्ड राइफल का क्या काम था. अब इस राइफल में क्या होता था, दैट नीडेड कार्ट्रिजेस विच हैड टू बी ग्रीस्ड विथ पेपर कवर. नहीं सॉरी, इसका मतलब वो एक पेपर कवर से पहले से ही कवर्ड थी जो कि ग्रीस था. अब वो किस चीज़ का ग्रीस था, दैट वॉज पिग एंड काउ फैट. ठीक है, तो अब इस कार्ट्रिज को यूज़ कैसे करना था, उसको पहले अपने दांत से बाइट ऑफ करना होता था, फिर उसके बाद उसको आप गन में लोड कर सकते थे. तो रूमर्स क्या स्प्रेड थी कि वो पेपर जो बना हुआ है दैट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क. बीफ का मतलब होता है द मीट, द काउ मीट, एंड पोर्क का मतलब होता है द पिग मीट. ओके, द सोल्जर्स फेल्ट दैट इट वाज मूव बाय ब्रिटिश टू डिफेम द रिलीजन, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो वैसे ही अपने रिलीजन को बहुत प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे रिलीजन्स को बहुत डिफेम करते थे. तो दे थॉट, द लोकल्स थॉट दैट दिस इज अ सिवियर मूव टू डिफेम द रिलीजन. तो इसी के चक्कर में मिस्टर मंगल पांडे ने अपने फेलोमेट्स को अर्ज करा कि लाइक वी विल नॉट यूज़ दिस राइफल एट ऑल. ऑन March 27, 1857 में 29 मार्च 1857 याद रखिएगा, ही अटैक्ड हिज ऑफिसर्स इन बरकपुर. ठीक है, बरकपुर में जो पुलिस रेजिमेंट थी उस पर अटैक कर दिया गया था. फिर उसके बाद ही वॉज लेटर हैंग्ड. हैंग मतलब हैंग टू डेथ, फांसी की सज़ा दे दी गई थी. कब, 9 May 1857. 85 Indian soldiers who had refused to use the green cartridges were dismissed from their services. 85 सोल्जर जो थे जिन्होंने मना कर दिया था कि वी विल नॉट बी यूजिंग दीज कार्ट्रिजेस, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, एंड दे वर जेल्ड. उनको जेल भेज दिया गया था इतनी सी बात पर फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स. लाइक एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत गलत बात थी. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिपाही रिवोल्ट म्यूटनी इन मेरठ. ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट हुआ था मेरठ में, एंड इसी से जो सिपाही रिवोल्ट होता है उस पूरे को मार्क करा जाता है, विच लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जब यही खबर नॉर्थन इंडिया में पहुंची तो लाइक वहाँ के भी लोग अर्ज हुए थे इस पूरी चीज़ को फॉलो करने के लिए. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब लाइक हम ये सब पढ़ चुके हैं तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था लाइक ये लाइक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह से हमको कुछ फ्रीडम या कुछ मिली क्यों नहीं. तो अभी जो रिवोल्ट था दिस वॉज नॉट वाइड स्प्रेड. उस टाइम पे क्या था, प्रेस नहीं थी हमारे पास अच्छी तरीके से. उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट की तो फैसिलिटी कहीं दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम लोग. तो लाइक एक जगह अगर मान लो रिवोल्ट हुआ तो दूसरी जगह को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसी चीज़ भी हुई. तो जब इधर उधर के लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ चल भी रही है कंट्री में, तो कैसे ये चीज़ वाइड स्प्रेड रहती. तो यही एक रीज़न था ये चीज़ वाइड स्प्रेड नहीं हो पाई. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ऑफ सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट, क्योंकि उन लोगों को लाइक पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है, रिवोल्ट हो रहा है. द इंग्लिश रिसीव्ड द हेल्प ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द राजपूताना, पंजाब, सिंध एंड सिंध इन क्रशिंग द रिवोल्ट.
अब ये जो लोग थे राजपूताना, पंजाब, सिंध, इनकी हेल्प लेकर ब्रिटिश ने क्या करा, रिवोल्ट को क्रश कर दिया। ओके, द इंडियन रिबेल्स वर नॉट आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स। अब जो इंडियंस थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, जैसे कि गन्स होती हैं, इनफील्ड राइफल्स होती हैं, या फिर आर्टिलरीज होती है, वो सब उनके पास नहीं था। दे वर लाइक डंडे लेके चल दिए, तलवार लेके चल दिए, क्या ही होगा ब्रो, उससे कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। दे लैक्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उन लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई अच्छा सा लीडर नहीं था उनके पास प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, द इंग्लिश सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स एंड एम्यूनेशंस। ठीक है, मॉडर्न वेपन्स और एम्यूनेशंस थे उनके पास, एंड उसी के साथ उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी जो विद अ वेल प्लान्ड इन्फॉर्मेशन, एंड उनके पास लीडर्स भी थे अच्छे अच्छे जो कि उस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। अब मैनी रूलर्स जो थे, बहुत सारे रूलर्स उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। द सिंधियंस जो थे ग्वालियर के, निज़ाम थे हैदराबाद के, होलकर्स थे इंदौर के, एंड द रूलर्स ऑफ पटियाला रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। उन लोगों ने दे वर हो रहा है, होने दो, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही बिगड़ जाएगा हमारा, करने दो, उनको मरने दो। ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा था इंडिया में। दे वर नॉट यूनाइटेड एट ऑल। ठीक है, इधर लोग लड़ रहे हैं, उधर पीछे से ये दूसरा राजा आके उसकी हेल्प कर दे रहा है ब्रिटिशर्स की। अच्छा तुम उसको मार रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक थप्पड़ लगा देता हूँ। यार क्या बात होती है, इंडियंस ही इंडियंस की हेल्प नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो कैसे जीतते, दैट वॉज इम्पॉसिबल। मैनी जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जमींदार्स क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स क्या होते हैं, जो मनी प्रोवाइड करते हैं, जो मनी लेंड करते हैं, डिड नॉट सपोर्ट द अपराइजिंग ऑफ 1857। क्योंकि क्या, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ज़मींदार्स और मनी लेंडर्स के काफ़ी फ़ायदेमंद रहती थी। वो उनको जो उनके नौकर होते थे उनको सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। तो उन लोगों ने मना ही कर दिया कि हम तो अपराइजिंग को बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो ब्रिटिशर्स के साथ हैं। वही बात हो गई, दगा दे रहे थे ये भी इंडियंस को। Many sections of educated Indians did not support the revolt as they believed that India could be modernized under the British rule only. अब ये जो बात थी ये काफ़ी डिबेटेड आर्ग्यूमेंट है। जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जिनको एक्चुअली पता था कि कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, इंडिया को कैसे रन करना है, दे बिलीव्ड दैट जो ब्रिटिशर्स है उनको पता है कि कैसे मैनेज करा जाता है गवर्नमेंट को, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है। बट जो इंडियंस है दे लैक्ड दैट फीचर। इंडियंस ने आज तक कभी भी अपने आप को खुद नहीं चलाया था राजाओं के अलावा। तो इंडियंस को अगर मॉडर्नाइज होना है तो दैट कुड बी जस्ट अंडर द ब्रिटिश। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे दे डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। उनको लग रहा था यार भेड़ बकरियों की तरह क्यों ऐसे फालतू काम कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लिख लो, एंड पढ़ने के बाद यू विल नो कि हाउ दे आर बेनिफिशियल। जबकि दे वर ऑल्सो रॉन्ग। ब्रिटिशर्स इंडिया को मॉडर्नाइज तो नहीं करना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स उसको एनेक्स करना चाह रहे थे, और एनेक्स करने के अंदर ही अंदर वो उसको मॉडर्नाइज भी कर रहे थे, बिकॉज दे लॉन्च द ट्रेन सिस्टम एंड काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ही लाए थे इंडिया में। तो दैट वॉज अ काइंड ऑफ डिबेटेड आर्ग्यूमेंट। तो इसी के साथ एक हम नेचर ऑफ रिवोल्ट भी फिनिश कर लेते हैं। As the revolt is uprising which occurs because of the unjust and unfair policies of the rulers, many historians have written that the nature of the revolt of 1857. अब इसका क्या लिखा गया है हम आगे पढ़ेंगे। According to most British historians like P.E. Roberts, this revolt is purely a military revolt which was mainly fought by the Indian sepoys. अब ये जो चीज़ थी ज़्यादातर इंडियन सेपोइस के द्वारा लड़ी गई थी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू मेनी इंडियन हिस्टोरियंस, दिस रिवोल्ट वॉज अ नेशनल अपराइजिंग अगेंस्ट द अनजस्ट एंड सेल्फिश पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि ये सिर्फ इंडियन सिपॉइज की म्यूटिनी थी। म्यूटिनी का मतलब इंडियन सिपॉइज को कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया एंड लड़ने आ गए। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियंस जिनकी लिखी हुई चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं इंडिया में, उनके थ्रू पता चलता है कि दिस वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट एंड सेल्फिश पॉलिसीज। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं एंड जो इंडियंस कह रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं एंड जो ब्रिटिशर्स पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली जो इंडियन सिपॉइज थे उन्होंने ही ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बिल्कुल लड़ने चले गए थे, बिल्कुल दे वेंट रोग। पर जो इंडियन हिस्टोरियंस थे दे सेड कि उनकी पॉलिसीज अनजस्ट एंड सेल्फिश थी, तो तब वो लोग लड़ने गए थे। आई गेस वी विल नेवर नो कि हु वॉज राइट, बिकॉज जो दोनों हिस्टोरियंस थे दे रोट अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज प्रेफरेंस, बट जो बीच का स्टांस था वो किसी ने भी नहीं लिया आज तक। तो आई गेस वी विल नेवर नो अबाउट दैट। बट फॉर नाउ हमारे एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा है वही आएगा हमारे एग्जाम में। वीर सावरकर टर्न्ड द इंडियन रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
अब क्यों? अकॉर्डिंग टू हिम द रिवोल्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू ओनली इंडियन सिपॉइज, मैनी पेजेंट्स, पेजेंट्स का मतलब नौकर जिनको कहा जाता है, जमींदार्स एंड रूलर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट। ठीक है, ये बात सही भी थी, दे डिड पार्टिसिपेट। वी कैन से दैट द रिवोल्ट जो था, ये जो म्यूटनी थी, ये इंडियन सोल्जर्स की कम थी, ये पूरे इंडिया एज अ होल की थी। ठीक है, जिसमें नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स ने पार्टिसिपेट करा था। ऑल्दो ये जो रिवोल्ट था, ये जो इसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पर इट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट कि ये जो चीज़ थी, इसने वेस्टर्न को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं आया था। ठीक है, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में इस चीज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं था। फर्दर आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस तो अभी टच भी नहीं हुए थे इंडियंस के आसपास। ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होती है, वो उनको कुछ पता ही नहीं था। मैनी सोल्जर जो पंजाब की साइड के थे, उन्होंने जो इंग्लिश पीपल थे उनको हेल्प करी थी टू क्रश दिस रिवोल्ट, लाइक दगा दे रहे थे वो लोग। Therefore, the Indian revolt could be more suitably termed as the Indian uprising. Indian uprising is a better term for this revolt, okay, which was directed against the unjust and unfair policies of the British rule in India. इसको हम कह सकते हैं as a final definition. This is one of the best definitions you can have for this revolt of 1857. But हमारे लिए the simplest is the Indian revolt of 1857 is known as the first war of Indian independence. यही हम लेके चलेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी फिनिश हो चुका है। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट आई थिंक इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल एंड बहुत इन्जॉयबल तरीके से पढ़ा है। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन टाइप योर कमेंट, यू कैन टाइप योर क्वेरी इन द डाउट सेक्शन इन द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। वहाँ पर आपको सारे डाउट्स के आपको जवाब एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम देने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।